कल मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बाजार में जो पिछली तेजी चल रही है, यानी जो ये तेजी चल रही है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करी थी। आपको बताया था कि ये एक प्रकार की फेक रैली जैसी दिखाई पड़ रही है। वो वीडियो लोगों को पसंद आया। उसके बाद से कुछ बड़े प्रतिष्ठानों ने भी उस तरह की रिपोर्ट जारी करी है। आज दिन में सुबह के समय मनी कंट्रोल की तरफ से एक बड़ी खबर आई जिसमें लगभग उन्हीं बातों को और पुख्ता तरीके से सामने रखने की बात की गई है। कुछ डेटा जो हमारी छोटी टीम उतना ड्रिवन नहीं कर सकती, लेकिन इतनी बड़ी टीम मनी कंट्रोल जैसी टीमें जाहिर सी बात है बड़े डेटा आपके सामने रख सकती हैं। लेकिन मेरे कल के वीडियो के बाद काफ़ी कुछ देखने को मिला है इस जो पूरी तेज़ी चल रही है उसको लेकर के। वहाँ पर जो बहुत स्पेसिफिक बातें हो रही हैं उन चीज़ों की हम बात करेंगे। साथ में अलग अलग दुनिया में भी, यानी दुनिया के अलग अलग जगहों पर भी ये चीज़ देखने को मिल रही है, अमेरिका में, यूरोप में, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में आज जिस तरह से शाम को रुपए में भारी गिरावट देखने को मिली है उसको लेकर के स्टॉक मार्केट काफ़ी डरा हुआ है कि वीकेंड में कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं। और बिटकॉइन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन करीब 30% से ज़्यादा घट चुका है। आज दिन के दौरान करीब 10% घटा है। हम हर एक बिंदु के ऊपर आपके साथ चर्चा करेंगे कि इसके क्या मायने हैं, और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो एज ए निवेशक या एज ए ट्रेडर अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल चीज़ें होंगी। तो इस वीडियो में हम उन पहलुओं की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कल का वीडियो याद हो तो मैंने उसमें काफ़ी डेटा पॉइंट रखे थे कि ब्रॉडर मार्केट में रैली नहीं हो रही है। अब मैं सीधे अगर मनी कंट्रोल की उस रिपोर्ट पे आऊं जो कि कल की रिपोर्ट के बाद आज प्रस्तुत हुई है, तो यहाँ पर ये बात सामने आती है कि मनी कंट्रोल ने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट में तेजी हुई है, निफ्टी के केस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बाजारों में जो 1550 पॉइंट की रैली अक्टूबर के लो से हुई है, कल तक के लिए जो हुई थी रैली, आज थोड़ी गिरावट हो गई, तो वो करीब करीब 1550 पॉइंट की रैली है। और 1550 पॉइंट की रैली को मात्र केवल 6 शेयरों ने उसमें 60% से ज्यादा का योगदान किया है। केवल और केवल 6 शेयरों में तेजी के नाते पूरी मार्केट का 60% का ग्रोथ अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। और इसमें भी, अगर इसमें भी आप वो जो 60% है वो 6 स्टॉक कौन से हैं, तो रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, भारती एयरटेल है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक और एल&टी, ये वो 6 दिग्गज कंपनियां हैं जिनमें काफी मात्रा में फंड इधर गया है, जिसके नाते मार्केट रुकी रही और निफ्टी बढ़ी है। बैंक निफ्टी अपने हाईज की तरफ गया है और टोटल मार्केट यानी निफ्टी के केस में 1550 पॉइंट में 60% जो है इन्हीं स्टॉक्स की नाते है। इसके बाद जो 27% और जो बढ़ता है वो भी अगले 7 कंपनियों को अगर आप और जोड़ दीजिए तो 27% की ग्रोथ मार्केट की और कवर हो जाती है। यानी उसमें इंफोसिस आते हैं, श्रीराम फिनांस आता है, एचसीएल टेक आता है, टीसीएस, एमएनएम और आईसीआईसीआई बैंक, और साथ में नीचे से जिस तरह की रिकवरी एशियन पेंट में हुई है, तो ये अगली 6 कंपनियां, 7 कंपनियां और अगर आप जोड़ दीजिए तो 27% और जुड़ जाएगा। यानी करीब करीब 90% रैली, 87% एग्जैक्ट नंबर है, तो करीब 90% की रैली जो है इन कुल मिला करके 12 कंपनियों के नाते देखने को मिल रही है, और जिसमें से 6 कंपनियों ने 60% की रैली करी है। तो अगर, और ये बात समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप बाजारों को सही तरीके से नहीं समझते, यानी सही कंडीशन को बाजारों की आप नहीं समझते हैं, तो आप उसके नाते, यानी बाजारों की तेजी को देख करके आपको लगेगा, आपको फील हो सकता है और आप बेवजह की तेजी में या बेवजह के स्टॉक्स में ट्रैप हो सकते हैं। तो वो सब आपको बचना है, वो सब नहीं होना चाहिए। और इसलिए ये डेटा या आज का मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं डिफरेंट बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, जिनमें से ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाजार की जो बड़ी रैली है वो कुछ एक स्टॉक्स में हुई है 60% सिर्फ 6 स्टॉक्स में, और अगर टोटल मिला दिया जाए करीब 87% सिर्फ 12 स्टॉक्स में ये रैली देखने को मिलती है। और ये रिपोर्ट यहीं पर नहीं रुकती है। अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार से समझें तो यहाँ पर हमारे सामने ये नंबर आता है कि टोटल कितना किन किन स्टॉक्स से वो रैली में पार्टिसिपेशन हुआ है। जैसे 930 पॉइंट जो है आपकी, वो 6 स्टॉक जिनकी मैंने बात करी वो 930 पॉइंट देते हैं, जिसमें रिलायंस एचडीएफसी वाला स्टॉक है। जो अगले 7 कंपनियां हैं वो 420 पॉइंट देती हैं, और उसके बाद निफ्टी के जो बाकी कंट्रीब्यूटर हैं उनमें से 26 कंपनियां मात्र 250 पॉइंट देती हैं। और
इसी बीच में जैसे इटर्नल हुआ, टाटा मोटर हुआ, आपका HUL हुआ, NTPC, टाटा स्टील जैसी कंपनियां, ट्रेंड जैसी कंपनियां, 11 कंपनियां इंडेक्स में होकर के ये घटी हैं, तो इनके नाते करीब 125 पॉइंट का डाउन होता है। नेट स्थिति है कि 1550 पॉइंट आपका बाजार बढ़ता है, यानी कि मार्केट में एक तरफा रैली नहीं है। कुछ जगहों पर तेजी है, सेंट्रिक है ये तेजी, और इसको बहुत विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप बेवजह के स्टॉक्स में ट्रैप हो सकते हैं, बेवजह के स्टॉक्स में आप जो है बाइंग करेंगे। और इसका ये भी आंसर ये भी है कि जिस तरह से सिर्फ इन्हीं जगहों पे पैसा कॉर्नर किया गया है, उसके बाद मार्केट तो अच्छी दिखती है। जाहिर सी बात है कि अब अगर हम अपनी महंगाई के नंबर जारी करेंगे, उसमें इतनी अच्छे नंबर दिखेगा कि हमारे महंगाई घट रही है। हम अगर अपने विकास का नंबर जारी करेंगे, 7.5 का एक्सपेक्टेशन करेंगे, और हमारा मार्केट अच्छा नहीं दिखेगा, तो फिर वो उसके साथ इनलाइन नहीं होगा। जब कोई भी संस्थान नंबर जारी करे और बाजार उसी हिसाब से दिखाई पड़े, कम से कम इंडेक्स लेवल पर, तो फिर उसके साथ बिलीव बनता है, और शायद वो चीज की भी जा रही है। खैर, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा और समझें, क्या ये सिर्फ इंडिया की कहानी है? ये इंडिया में पिछले कुछ दिनों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, पहले भी होता था, लेकिन पिछले कुछ समय में जो रैली हुई है, यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट रही है, और वहीं पर इन स्टॉक्स में तेजी के नाते इंडेक्स, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उनमें आपने नए ब्रेकआउट्स देखे हैं, नए लाइफ हाइज देखे हैं, लेकिन आपका जो ब्रॉडर मार्केट है वो उतना तेजी से नहीं बढ़ा है। इसके नाते जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है। और दूसरी एक चीज है कि अगर आप इस बात को समझते हैं, कल भी मैंने ये बात कही थी, तो कई लोगों के कमेंट हैं कि इसके नाते लोग डर जाएंगे। डरने की बात नहीं है, हम छोटा भीम नहीं हो सकते हैं कि हमको कार्टून देख लिया और एकदम से हम जो है दम भरे रहेंगे कि हम कुछ भी कर लेंगे। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि मार्केट किस तरह का है। फिर उसके हिसाब से अगर हमको बीमारी की समझ हो गई, तो फिर हम उसका इलाज कर सकते हैं अपने हिसाब से, या दूसरों की मदद लेकर के, कि अब बेस्ट सिनेरियो क्या है और हमें उसमें क्या चेंज करने चाहिए। लेकिन अगर हम ये मान के बैठ जाएं और हम उस तरफ देखें ही ना कि परेशानी क्या है, अपनी आंख मूंद लेने से तो समस्या का मालूम नहीं चल जाएगी, या समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप, मतलब मैंने छोटा भीम का एग्जांपल इसलिए लिया कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमको ये जानना पड़ेगा कि अगर जो कुछ भी गलती हो रही है बाजारों में, उसको सच में स्वीकार करें, देख लें, समझ लें, और फिर डिसाइड करें कि हमको किस प्रकार की स्ट्रेटजीज की जरूरत है, किस नए परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि मार्केट इवॉल्व होता रहेगा और ये चीजें बढ़ती रहेंगी। क्या ये सिर्फ भारत में हो रहा है? तो नहीं, ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, ये दुनिया के बहुत सारे देशों में भी हो रहा है। आप अमेरिका की बात करिए, तो अमेरिका में जो टॉप की 7 कंपनियां हैं, वो वहां पर 64% से ज्यादा जो टोटल मार्केट बढ़ी है वहां पर, उसको वही उन्हीं के नाते हुआ है। वो जो यूं कहिए जो टॉप 7 बड़ी कंपनियां हैं जिनको मैग्निफिसेंट 7 बोला जाता है, तो उन्हीं के नाते वो सारी की सारी रैली वहां पर भी दिखाई पड़ रही है, जो लगातार बड़ी तेजी है। अगर उनको आप हटा दीजिए तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी 3% माइनस के नंबर में आ जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा बात यह है, और ये हमने बार चार्ट से लिया है, बार चार्ट के डेटा का हिसाब से ये है, उन्होंने ये डिटेल रखा है कि करीब 47.51% स्टॉक्स अमेरिका के जो S&P में हैं, यानी S&P चूंकि बड़ा इंडेक्स है, डाउ छोटा है, नैस्डैक बहुत छोटा है, लेकिन जो मेन इंडेक्स है अमेरिका का वो S&P है। S&P के जो 500 कंपनियां हैं उसमें से 47.51 यानी करीब करीब 50% कंपनियां अपने 200 DMA से भी नीचे ट्रेड हो रही हैं। इसका मतलब समझिएगा, 200 DMA बहुत ज्यादा लोग इसको जानते होंगे, टीवी पे अक्सर चर्चा होती है इसकी। 200 DMA एक प्रकार से इन्वेस्टर के नंबर माने जाते हैं कि अगर कोई स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है, तो बहुत सारे लोग उसको इन्वेस्टिंग लायक नहीं समझते हैं और वहां से एग्जिट करते हैं। या ये भी कहा जाता है कि अगर स्टॉक 200 DMA के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो वो जो है इन्वेस्टिंग के कैटेगरी से बाहर है, और वहां पर लोग उसको बेच करके निकलने भी लग जाते हैं। आज की डेट में 47.1% स्टॉक 200 DMA से नीचे ट्रेड हो रहे हैं अमेरिका में। यानी कि मार्केट न सिर्फ इंडिया की बल्कि अमेरिका की भी कुछ प्रमुख कंपनियों के नाते ऊपर दिखाई जा रही है। साथ में अंदर खाने में काफी ज्यादा सेलिंग है, चाहे वो भारत हो चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी बचा नहीं है। हर जगह एक ही प्रकार की स्थिति आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। इसका ये चूंकि अब ये ग्लोबल फिनोमिना में बदल चुकी है, ये सिर्फ भारत में नहीं है या किसी एक देश में नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिना है। और जब भी कोई ग्लोबल फिनोमिना होगी तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एक दिन में खत्म नहीं होगा,
उसका इम्पैक्ट लंबा चल सकता है। ग्लोबल फिनोमिना यानी जो वैश्विक स्तर पर जिन प्रकार के निवेश की पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, क्योंकि वो हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, उसको सबसे बड़ा इन्फॉर्म प्लेयर जो कि अमेरिका में ही जनरली बैठा होगा, उसी ने डिसाइड करना है कि किस तरह से वो दुनिया भर में पैसे को घुमा रहा है। अगर वो इस नजरिए पर है कि कुछ एक कंपनियों को तेजी करा करके दुनिया भर के इंडेक्स को ऊपर रख करके बाकी जगहों से निकासी करनी जरूरी है, तो मार्केट में आप यही सेम पैटर्न अगले साल 2 साल तक भी देख लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 साल में मार्केट 29,000 के नंबर गोल्डमैन सैक्स ने दिया था, वहां पहुंच जाए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बावजूद भी आपका पोर्टफोलियो डाउन हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो पहली जो सीख है या जो समझ इससे आपको लेनी चाहिए वो ये लेनी चाहिए कि मार्केट का बढ़ना और आपके पोर्टफोलियो का बढ़ना दोनों अलग अलग बातें हो सकती हैं। ये बात जनरलाइज नहीं होती है कि मार्केट बढ़ रही है तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। और ये बात चाहे कितना भी टीवी या हर जगह पे प्रचार किया जाए कि जब बढ़ेंगे तो सब कभी ना कभी ऊपर आ ही जाएंगे, ये बात सही नहीं होती है। मैं इसके भी डेटा आपके सामने रखूंगा आने वाले वक्त में, इस वीडियो में नहीं, कि हर एक स्टॉक जरूरी नहीं है कि हर 5 साल बाद वो आपका बढ़ ही जाएगा, आप 10 साल रख लोगे तो बढ़ ही जाएगा, बल्कि नंबर बहुत ही खराब है, बिल्कुल उलट है जो आपके कानों में म्यूचुअल फंड के नाते शोर रहता है कि जो भी ले लोगे अंत में ऊपर जाएगा, तो वो चीज नहीं है। खैर, आज बिटकॉइन, इवन बिटकॉइन पिछले कुछ दिनों से लगातार घट रही है। हमें बिटकॉइन पर मैं जनरली चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन बिटकॉइन पर आज हमें चर्चा क्यों करनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि मार्केट में जो $1,20,000 पर बिटकॉइन बिकता था, आज वो जो है $80,000 के आसपास पहुंच गया है। अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, तो 82 की रेट चल रहा है डॉलर टर्म में, यानी 82,000 का एक बिटकॉइन, यानी ऊपर से करीब 35% तक का फॉल हो चुका है बिटकॉइन में। बिटकॉइन को बाजारों के लिए एक हेज के रूप में बहुत सारे लोग मानते रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बात कहते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है चूंकि अमेरिका में उन्होंने बहुत बड़ा फंड बनाया, बहुत सारे देशों ने फंड बनाया, लेकिन उसके नाते बिटकॉइन में तेजी रही है, लेकिन वो बिटकॉइन कूल हो रहा है। एक बात समझिएगा, आज की डेट में हर एसेट क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बिटकॉइन में किसी की बड़ी पोजीशन होगी और वो लॉसेज आएंगे, तो अल्टीमेटली फिर वो स्टॉक मार्केट से भी उन लॉसों को कवर करने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ पे लॉस होगा बिटकॉइन में या क्रिप्टो में, तो वो उस जो घाटा हुआ है उसकी पूर्ति हो सकता है वो अपने स्टॉक बेच कर करे, वो अपने फ्यूचर की पोजीशन बेच के करे, यानी मार्केट से वो पैसा निकाल सकते हैं। इसका डर भी बाजारों को थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। तो एक एसेट क्लास जो 30-35% घट गया और जो कि काफी प्रमुख एसेट क्लास के रूप में आज की डेट में माना जाता है क्रिप्टो, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां की मंदी भी कुछ इंपैक्ट डाल सकती है दुनिया भर की बाजारों पर। तो इस समय ग्लोबल फिनोमिना कहीं ना कहीं थोड़े बिगड़ते हुए तो साफ दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आज की जो भारतीय बाजार रही है, अगर हम उस पर आज सिर्फ इतनी बात करें कि चूंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में आज के दिन में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का मूवमेंट रहा है, तो उसका कोई उस पर बात करके कोई फायदा नहीं है और मार्केट थोड़ी घटी भी है। लेकिन जो शाम की जो गिरावट हुई है, जब रुपए ने आज अपना जीवन का नया लो लगाया है, लेकिन सिर्फ लो लगाना प्रॉब्लम नहीं है, करीब करीब रुपया जो है 88-60 के आसपास ट्रेड हो रहा था, वहां से एकाएक करके 2:45 के आसपास रुपए ने 89-46 का हाई लगाया है। इसका अर्थ यह हुआ कि रुपए में शाम के समय एकाएक करके एक बड़ा मूवमेंट आया। अगर आप रुपए को ट्रेड नहीं किए हैं तो आपको शायद लग रहा होगा क्या ही फर्क पड़ गया, 50 पैसे का मूव आ गया। 50 पैसा फॉरेक्स मार्केट का मूवमेंट मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के 400 पॉइंट से बड़ा आप मान के चलिए, निफ्टी के तुलना में अगर आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो दोनों मार्केट है उसमें 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा फर्क है। आज भी जो आपका रुपया का मार्केट है ग्लोबल स्तर पर वो बहुत बड़ा है। और अभी जब बाजार, इंडियन मार्केट तो बंद हो गया है, लेकिन ग्लोबल बाजारों में जब रुपया ट्रेड हो रहा है तब वो अपने और लोज की तरफ बढ़ रहा है। इस टाइम 89-60 का वैल्यू है। तो जो रुपया 89-46 का हाई लगाया था शाम को 3 बजे के आसपास, वो अब 89-60 पे ट्रेड हो रहा है। और सुबह का भाव 89-70 की 88-70 के आसपास था। अंग्रेजी में बोले तो 88-60 के आसपास का जो रुपए की वैल्यू है, वो वैल्यू इस टाइम 89-60 के आसपास चल रही है। विद इन एक दिन के अंदर इतना बड़ा मूव हुआ है ग्लोबल मार्केट में। और इंडिया में, चूंकि इंडिया में रुपया ट्रेड इस टाइम बंद है क्योंकि शाम हो चुकी है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी वो 89.46 का हाई ऑलरेडी लगाया है और वो शाम को हुआ है। और वो इंडियन मार्केट के नाते नहीं हुआ है, ग्लोबल मार्केट के नाते हुआ है। ये अपने आप में एक
थोड़ी सी चिंता तो दिखाती है। क्यों दिखाती है ये चिंता? क्योंकि जब भी रुपए में बड़े मूव आते हैं, पॉजिटिव साइड पर अगर आएगा तो बाजारों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर निगेटिव साइड पे आया और इस तरह का सडन आया जिसके नाते किसी को कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों बड़ा खबर ये आ गई है, का कितना बड़ा मूवमेंट आ गया, चूंकि आरबीआई हमेशा रुपए को मॉनिटर करता है और आरबीआई रुपए को बचाना चाहता रहा है। तो ऐसे में ये जो हुआ है आज शाम को, इसके बारे में आने वाले कल परसों तक डिटेल जानकारी मिलेगी और नजर रखने की जरूरत होगी कि आखिर क्या हुआ। अगर ये कोई बहुत सिंपल से कारणों से हुआ तब तो फिर ठीक है कि किसी ने गलत पोजीशन डाल दी, किसी का बड़ा एसएल ट्रिगर हो गया दुनिया की बाजारों में, वो ठीक है, वो फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम के अंदेशे के तहत किन्हीं बड़े प्लेयरों ने पोजीशंस बनाई है तो वो फिर बाजारों के लिए थोड़ी नकारात्मक बात हो जाएगी। यद्यपि इस खबर के आते ही बाजारों में आज गिरावट हुई थी, थोड़ी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ डे हाई से डे लो की तरफ हम बढ़ चले थे। तो ओवरऑल ये कंडीशन दिखती है। अब ये पूरी सिनेरियो में अगर आप हैं और अब आपको बाजारों के बारे में विचार बनाना है तो क्या विचार बना सकते हैं? पहली चीज है, देखिए अब यहां पर डरने घबराने की बात नहीं है। मार्केट ना सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया भर की बाजारें इस तरह से काम कर रही हैं, और चूंकि दुनिया भर की बाजारें इस तरह से काम कर रही हैं और हो सकता है आने वाले वक्त में काफी लंबे समय तक दुनिया भर की बाजारें इसी तरीके से काम करती रहें, ऐसे में आपके पास ये समझना पहला चीज जो करना चाहिए वो ये है कि आपको चार्टिंग तो सीखनी चाहिए या चार्टिंग तो समझना चाहिए। अगर आप चार्ट्स नहीं देखते तो आप समझ नहीं सकते कि कहां पर तेजी आ रही है, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहां आपका ब्रेकआउट हो रहा है और कहां पर वो ब्रेकआउट जो है नहीं हो रहा है, कहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है, कहां पर स्टॉक लगातार घट रहे हैं, कहां पर स्टॉक नीचे जा रहे हैं, कहां पर पैसा जाएगा। देखिए भाव जो है अगर वो बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाव के बढ़ना आपको चार्ट पे समझ में आएगा, दिखेगा, और चूंकि भाव बढ़ रहा है तो पैसा वहां जा रहा होगा। बगैर पैसे गए तो भाव नहीं बढ़ सकता। अब अगर भाव बढ़ रहा है तो वो समझ में आने लगेगा, कंटिन्यूएशन वहां दिखेगा। खैर, तो डिफरेंट चार्टिंग तो आपको एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट बाजारों के लिए जो है वो ये है कि आपको चार्टिंग तो आनी ही चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आप ना ट्रेड करने योग्य हैं और ना ही आप निवेश करने योग्य हैं इस मार्केट में, जहां पर एल्गो सिस्टम्स काम करते हैं। आप अगर आज से 40 साल पहले का पुराना फंडामेंटल एनालिसिस लगा के चलेंगे, काम नहीं कर रहा है, एक तरफ से सिरे से खारिज होता चला जा रहा है। खैर उसकी अलग बात है, बट हाँ नहीं कर रहा है तो आपको चार्टिंग तो आनी चाहिए। दूसरा चीज कि चलो ठीक है आपको नहीं आती है, सीखिए, सीखना है। और जब तक अब क्या करें, और क्या मार्केट से डर के निकल जाएं? बहुत लोग के कमेंट्स हैं, नहीं डर के निकलने की जरूरत नहीं है। आपको अब यहां पर जहां पर आप खड़े हैं, जहां पर आपके स्टॉक्स खड़े हैं, वहां से स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा कि क्या आप 15% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आप 10% का, जो भी आपके लिए बेस्ट है कि आप उतना मिनिमम एक स्टॉप लॉस डिसाइड करिए। और अगर स्टॉक उसके नीचे भी जाते हैं तो आप वहां से एग्जिट करिए, क्योंकि आपका पैसा गलत जगह पे जा चुका है और गलत जगह पर वो और लंबे समय तक टिका रहेगा तो वहां पे और करेक्शन होगा। अब मैं यही वीडियो, यही बातें जो पिछले 4-5 दिनों में मैंने आपको बताई हैं, जिनमें मैंने ये साफ प्रूव किया था 10 दिन पहले कि म्यूचुअल फंड किन्हीं एक कंपनियों में ही खरीदारी कर रहे हैं। टोटल सेंट्रिक थे वो 18 कंपनियों का नंबर आपके सामने रखा था। पिछले वीडियोस में भी मैंने यही बताया कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरह से बड़े प्रमोटर एफआईआईज लगातार माल को जो है प्रमोटर एफआईआईज से भी ज्यादा माल बेच पा रहे हैं इसी मार्केट में। और आज का जो वीडियो, कल का भी वीडियो मैंने इसी मुद्दे पे किया था। अल्टीमेटली बाजार जब अपने नए लाइफ हाइज के आसपास है तब मेरी ये बात कहना कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट यहां से 5% डाउन होती, मार्केट यहां से 400 पॉइंट डाउन और 600 पॉइंट डाउन हो और तब मैं ये बात कहूं तो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि तब वो एक पोस्टमार्टम करना जैसा हो जाएगा कि आपको पता था तो आप पहले बताए क्यों नहीं। अब भी मेरे को पता है, मैंने लाइव हाई पे आपको बताया, लेकिन आपने क्या किया है ये आपका पोर्टफोलियो बताएगा आपको 3 महीना, 5 महीना, साल भर बाद। तो अब आपकी ये जवाबदेही थी आपके लिए। ये आप नहीं कह सकते कि किसी ने आपको बताया नहीं। जितनी मेरी समझ है मैंने उसकी तरह से पूरी कोशिश करी है सबके सामने उन डेटा को लाके रखने की, ताकि आपको ये समझ आ सके कि जो यूनिवर्सल मार्केट है और जो इंडियन मार्केट है, दोनों की स्थिति थोड़ी सी खराब है। दोनों में स्टॉक स्पेसिफिक मूव बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में गिरावट होती है और बाकी स्टॉक्स में, थोड़े बहुत स्टॉक्स में तेजी है और इंडेक्स ऊपर खड़ा हुआ है। और उसके आधार पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करें। बेवजह की खरीदारी से बचिए, पहली बात। नीचे स्टॉक घट रहे हैं तो डिस्काउंट पे मिल रहा है, इस प्रवृत्ति से निकलिए। उनको बार बार जो है एवरेजिंग मत करिए, जो उन्हीं स्टॉक्स में बाई करिए जहां पे ब्रेकआउट्स बनते हैं। अदरवाइज मत करिए उनको भी बाई जिनमें आपको कन्विक्शन नहीं बन पा रहा है।
और बहुत सारे जो डेटा हैं, चार्ट हैं, उनको सही से एनालाइज करिए। डरने का जरूरत नहीं है, मगर मार्केट को सही ढंग से समझने का जरूरत है। बीमारी को समझ के ही उसका इलाज किया जा सकता है। आंख मूंद लेने से बीमारी अपने आप स्वतः दूर नहीं होती है। हो सकता है पहले आप फंडामेंटली काम करते रहे हो, काम करता होगा, हो सकता है आप चार्ट देखना भी जानते हो, लेकिन हो सकता है कि आप चार्ट देखने के पुराने तरीकों में उलझे हुए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आज की डेट में हमको किस प्रकार से चार्टिंग करना चाहिए। तो अगर वो सारी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो आपको जैसे बाजार अपडेट होते हैं वैसे आपको भी अपडेट होना है। मार्केट हमेशा अपडेट होता रहेगा, नए लोग आएंगे, नए टेक्निक आएंगी, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए सब कुछ आएंगे और उसके हिसाब से मार्केट की कंडीशनिंग बदलेगी, लोगों का अप्रोच बदलेगा, बड़े लोगों का तरीका बदलेगा और जैसे बड़े लोगों का तरीका बदलेगा उसी हिसाब से आपको भी परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले इस तरह की मार्केट नहीं होती थी, आज है और अगले 4 साल ऐसी मार्केट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमारी मार्केट की कंडीशनिंग जापान के मार्केट की कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग है। वहां पर 1990 से लेकर 2026 तक बाजार तेजी नहीं आई, तो वहां पर जो 25 साल का लड़का 1990 में बाजारों को देख रहा होगा और वो अब जो 60 साल का होने आया, उससे अगर आप पूछोगे बोलेगा इन्वेस्टिंग से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके देश में तो पैसा नहीं बना था। हमारे देश में 1990 से लेकर आज तक की बात करोगे तो आपसे बहुत सारा ज्ञानबाजी होगा कि इन्वेस्टिंग से बहुत पैसा बन जाता है। तो दो अलग देशों में, दोनों एशिया में हैं और दोनों के अलग अलग अप्रोच हैं। तो मुद्दा यह है कि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें बदल सकती हैं और उसमें परिवर्तन हो सकता है। आपको सही जानकारी से आंख नहीं मूंदना चाहिए, चार्टिंग सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके आधार पर जिन स्टॉक्स में या जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से निवेश करना चाहिए या उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। डराना या डरना उद्देश्य नहीं है, जानकारी को साझा करना मेरा उद्देश्य था, वो मैं आपके साथ कर रहा था। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरली अच्छे लगते हैं, स्टॉक स्ट्रक्चरली खराब लग रहे हैं और वही बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और मोटा मोटी आपके सामने लाइफ हाइज के आसपास जब बाजार है तो ये बात आपके सामने रखने की कोशिश मेरी थी कि आपको ये समझ आ सके कि किस कंडीशन में मार्केट है और इस कंडीशन में आप क्या डिसीजन ले सकें, उसको मैं आपको ठीक से समझा पाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, मेरे वीडियो आते रहे हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली परिस्थितियों में भी चीजें बदलती रहेंगी और मैं उन बदलाव के साथ आपके साथ हर रोज जुड़ता ही रहूंगा। हर रोज आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा जो बाजारों में हो रही है, चाहे आप उसके लिए सही माने या गलत, लेकिन जो बाजार में हो रहा है वो मैं आपके सामने जरूर रख दूंगा, वो बात जरूर आपसे कह दूंगा और आपकी मेरी कोशिश होगी कि एज ए रिटेल प्लेयर आपको हमेशा लाभ होता रहे। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आप जरूर पसंद करेंगे। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।